सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू N3 कॉमर्स अकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 12। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड एक वीडियो डाल दी है। आप उसको जा कर के देख लो, साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और दूसरी बात ये करनी है मुझे आप लोगों से कि जब आप मेरी चैनल को लाइक करोगे तो एज ए टीचर मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों तक, जो भी मैं डिलीवर कर रही हूँ थ्रू यूट्यूब चैनल, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। क्योंकि देखो, जब तक मुझे ये मैसेज नहीं मिलेगा ना, थोड़ा मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन रहेगा। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। जल्दी जल्दी वीडियो मैं डालूंगी, सारी इकोनॉमिक्स जितनी भी हमारी मैक्रो हो या इंडियन हो वो तो मैं डालूंगी ही डालूंगी, ठीक है। बट आपके एक लाइक से मुझे क्या मिलेगी, बहुत सारी मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन से काम करने में मुझे आएगा बहुत मज़ा। और काम करने में जब मज़ा आता है तो वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेवल ही आने वाली है। आप लोगों को कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये नहीं करा हमने या ये नहीं करा हमने, सब कुछ करा है हमने, कहीं से भी कोई भी स्कोप मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो नोट्स हैं वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जा करके उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ अपने बच्चों से कि जो मेरे को देख रहे हैं और मुझसे इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उनको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मेरी वीडियो को देखो, मेरी नोट्स को पढ़ो और जाकर के अपना इकोनॉमिक्स का पेपर दो, और फिर मुझे आकर के बताओ कि आप लोगों को इस वीडियो से, मेरी नोट्स से कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करो। मैं आपको 100% जो है सपोर्ट करने को तैयार हूँ, और आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है मेरी चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर तक डिस्कस करा है, अब आगे आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो ब्रिटिशर्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेशन छोड़ करके गए हैं, स्टैग्नेंट छोड़ के गए हैं, बैकवर्ड छोड़ करके गए हैं, तो आप लोगों को लगता है क्या कि इन्होंने कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करा होगा? जबकि आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो इंडिया का कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। जब उसको ही डेवलप नहीं करा, जब उसको ही स्टैग्नेंट छोड़ा है, बैकवर्ड छोड़ा है, तो हमारी इंडस्ट्री को ये लोग कैसे डेवलप करेंगे? और इनसे डेवलपमेंट की उम्मीद रखना ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इससे तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इस चैप्टर से रिलेटेड कि ब्रिटिशर्स जब भारत से गए तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सबसे पहले तो यही करना है कि स्टैग्नेंट होगा, बैकवर्ड होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, ये तो अंडरस्टूड है, राइट। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम बात करें तो क्या है, स्टैग्नेशन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया हुआ है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही थी अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। कहाँ पर प्रॉस्पर कर रही थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रोथ हो रहा था, डेवलप हो रही थी इंडिया, इसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड थी। बट ब्रिटिशर्स जब भारत में आए, उन्होंने देखा कि अरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतना बढ़िया चल रहा है इन लोगों का, तो इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होगी, हम इंडिया पे पूरी तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में आकर के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि कोई भी किसी की भी स्ट्रेंथ को क्यों डेवलप होने देगा, जबकि उसको पता है कि मुझे तो यहाँ रूल करना है। तो जहाँ रूल करना है उसकी स्ट्रेंथ को तो भाई सबसे पहले क्या करो, काटो, है ना। यही चीज़ हमने देखी भी है, ये प्रैक्टिकलिटी है ज़िंदगी की, है ना। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सारी स्ट्रेंथ जान लेंगे और सब कुछ समझ लेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा अब जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को हम ख़त्म करेंगे ताकि ये जो है वो हमारे पे क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। और एग्जैक्टली यही करा है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के। जिस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया प्रॉस्पर कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, डेवलप हो रही थी, उसी को आकर के क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन, और उसकी वजह से हमारे जितने भी आर्टिसंस थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उसने अपना लाइवलीहुड को खो दिया। ये तो होना ही है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की। तो इनके टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमें जो है जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें बाहर की कंट्री से उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। अगर मैं ओनरशिप पैटर्न में कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी, मेजर इंडस्ट्रीज, उसको रूल कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि टाटा एंड बिरला जो वहाँ पर टिके रहे। तो बस आपको यहाँ पर इतना देख लो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले जो है वो इन्होंने आकर के हमारी जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझाने के लिए कि ब्रिटिशर्स जैसे ही भारत में आए उन्होंने क्या करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करा। किसको, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। बताओ इनसे ज़्यादा चालाक कोई हो सकता है क्या, क्योंकि इनको पता था कि अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इनकी चलने देंगे तो फिर इनके ऊपर रूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया, ख़त्म, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसका, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, ठीक है। चलो अब ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा तो उसके पीछे इनके मोटिव है, क्योंकि बिना कोई मोटिव के ब्रिटिशर्स भारत में कोई काम करके ही नहीं गए हैं। टू फोल्ड मोटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के दो मोटिव थे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के पीछे। अब एक बात बताओ, ये भारत में क्या देख करके आए थे, भारत जो है वो अबंडेंटली नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, ठीक है। तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से तो आए थे, तो सबसे पहला मोटिव इनका क्या था कि जितना भी इंडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट्स है या रॉ मटेरियल है या नेचुरल रिसोर्सेज है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो है वो कहाँ भेजेंगे, अपनी कंट्री ब्रिटेन भेजेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी कंट्री को प्रॉस्पर करना है। और अपनी कंट्री ब्रिटेन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स भेजेंगे वो कौन से रेट पे भेजेंगे बेटे, चीप रेट पे। देखो चालाकी है ना। और दूसरा, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जा रहा है ब्रिटेन, वहाँ से उस प्राइमरी प्रोडक्ट्स का क्या बन करके आएगा, इंडिया के अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर के आएगा। अब ये फिनिश गुड्स जो है वो आएगा भी कहाँ, इंडियन मार्केट के अंदर। अब ये इंडियन मार्केट के अंदर जब ये फिनिश प्रोडक्ट्स आएगा तो वो आएगा कौन से रेट पे, हाई रेट पे। क्या बोलेंगे इनको बताओ, हाँ कुछ बोलने का मन हो रहा है क्या, बोलो फिर, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको यहाँ से कहीं पर भी आप इसमें लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर है कि इनका 2 मोटिव ये हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को लो, ब्रिटेन भेजो चीप रेट में, वहाँ से फिनिश गुड्स बना करके वापस इंडियन मार्केट में लेकर के आओ हाई रेट पे। यही इनके 2 फोल्ड मोटिव हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों का यूँ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और नोट्स के अंदर जो है वो इसको लिख रखा है, तो आप लोग समझो जो मैं वीडियो में समझा रही हूँ, और बाकी नोट से इसको पढ़ो ताकि तुम्हारा जो है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम, क्वेश्चन आ जाता है रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, तो उसका कारण क्या था। सबसे पहला रीज़न जो है और प्राइमरी रीज़न, एकमात्र रीज़न यही है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने क्या यूज़ करा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मतलब टैक्स। अब डिस्क्रिमिनेटरी तुम्हें पता है, डिस्क्रिमिनेशन करा होगा, तो अब कहाँ पर करा है ये देखो। सबसे फर्स्ट इंडिया से क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। एक्सपोर्ट किस चीज़ का हो रहा था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर जो है वो ये कहता है चलो ये करेंगे हम ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब नो टैक्स, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। दूसरा जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, किस चीज़ को इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, फिनिश प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ये फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो भी कह रहा है क्या आएगा, ड्यूटी फ्री, मतलब इस पे भी कोई टैक्स नहीं।
बट जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने जो है वो क्या लगा दिया, हैवी ड्यूटी, हाई टैक्स कहो, हैवी ड्यूटी कहो, ठीक है, हाई टैरिफ कहो, एक ही बात है। तो ये लगाने की वजह से जो है वो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गए, कॉस्टली, ठीक है। अब अगर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन, है ना, क्योंकि जो ब्रिटेन से हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहा था, वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो तो मशीन मेड था। अब मशीन मेड जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा था वो आ रहा था कौन से रेट पे, चीप पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये मशीन मेड प्रोडक्ट जो है वो हमें सस्ते पड़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो इसका मार्केट तो डिक्लाइन होना ही होना है ना। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो है उसको यूज़ करा था। या तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप क्या समझते हो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से, तो उसको आपको समझाना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो नोट्स में मैंने लिख करके दे रखा है, तो मार्क माई वर्ड्स कि यहाँ पर से हमारा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके चले जाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी तो हुए होंगे, हाँ कि ना। अगर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले। क्या देखने को मिले? अब मुझे एक बात बताओ, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कौन कर रहा था? कौन कर रहा था काम? आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। अब ये आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन कहाँ जाएंगे? अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेरी डिक्लाइन हो गई तो डिक्लाइन होने की वजह से अब यहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, इनको तो काम करने को कुछ भी नहीं रहा, तो ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमें क्या देखने को मिला? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये जो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन। ये अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना काम करने के लिए। तो हमारे पास जो है वो एकमात्र सेक्टर बचता है जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सनस कहाँ चले गए? एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, जो कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ऑलरेडी क्या है? ओवर क्राउडेड है, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये ओवर क्राउडेड एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर अगर ये दोनों भी चले जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? लैंड के ऊपर प्रेशर, ठीक है। क्या इंक्रीज हो जाएगा? प्रेशर ऑन लैंड। तो ये सारे जो है वो क्या है? एडवर्स इफेक्ट हो गए ना। तो सबसे पहले अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट हमें समझाना है तो वो क्या समझाना है? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम लोग को समझाया है उसको लिखना है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या आई? दूसरी प्रॉब्लम आई, हम क्या बन के रह गए? इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्या बन के रह गए? इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं रहेगी, उसको डिक्लाइन कर दिया, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी, उसके प्रोडक्ट महंगे कर दिए, तो हम जो है वो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट रह गए। हमें वहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा फिनिश गुड्स को। तो दूसरा एडवर्स इफेक्ट ये हो गया कि हम क्या बन के रह गए? इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर से भी आपका क्वेश्चन आना ही आना है। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट आर दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आपको दो पॉइंट समझाने हैं, जो कि हैं हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा समझाना है इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये मेरी वीडियो देख ली, समझ लिया, अब नोट्स देख लो और वहाँ पर पढ़ लो कि किस तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। जो मैंने बोला है वही आपको जो है वो नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकली चलो, रट्टा मार के मत चलो, समझ के चलो, क्योंकि जितना हम समझ के करेंगे ना उतना ही हमारा पेपर अच्छा जाने वाला है। तो इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है कि रट्टा इंडियन इकोनॉमिक्स को मत मारना,
उसको समझने की कोशिश करना। लॉजिक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हुए, और जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं रही तो हम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए, है ना। तो ये दोनों एडवर्स इफेक्ट हो गए हमारे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखो लो कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। अब जीडीपी जो है वो किसी भी कंट्री की, अगर मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर मुझे जानना है तो आप उस कंट्री की क्या देखोगे, सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैसे बढ़ती हैं, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कंट्री में, ठीक है, अगर हाई प्रोडक्शन है तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। बट अब यहाँ पर आप ही सोचो कि हमारी जो है वो एकमात्र हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो कर दी इन्होंने क्या, डिस्ट्रॉय। तो अगर अब ये डिस्ट्रॉय हो गई है तो यहाँ तो प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है, तो जीडीपी तो हमारी ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है। हमारे पास कौन सा सेक्टर बच गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है वो स्टेगनेंट है, बैकवर्ड है, तो यहाँ पर भी अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो रही है। तो इसी वजह से जो है वो हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो इसमें इतना कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा जीडीपी। जब प्रोडक्शन करने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी हमारा कम होगा ना। एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि स्टेगनेंट है, बैकवर्ड, वो कितना प्रोडक्शन कर लेगा। तो ये जो है वो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब देखो ये भी तुम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो हमारी इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अच्छा कर रही थी, बट कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं, और जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे कोई भी एफर्ट करे नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो क्या है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्यों करेंगे एफर्ट्स, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहे फिनिश गुड्स के लिए इनकी कंट्री ब्रिटेन के ऊपर। तो इनके हिसाब से तो कुछ भी एफर्ट होने ही नहीं चाहिए, और हम अगर सोच भी रहे कि एफर्ट्स करते तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फोर्थ प्रॉब्लम क्या देखने को मिला है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, कि हमें जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ना ही ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट करे कि इंडस्ट्री हो कैपिटल गुड्स की। हम क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमेशा इंडिया जो है वो डिपेंडेंट रहे इनके ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है इन्होंने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। अब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट जो है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब इनका रोल जो है वो क्या है, लिमिटेड रोल है। ये इंडस्ट्री की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, तो ये कहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो है इनका रोल लिमिटेड कहाँ तक है, रेलवेज तक, ठीक है, कम्युनिकेशन तक। और ये भी अगर कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसके पीछे इनका सेल्फ मोटिव है, कोई ये इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इनका रोल जो है वो कहाँ तक लिमिटेड है, रेलवेज है, कम्युनिकेशन है, पोर्ट्स है, अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। तो यही इनका जो है वो यहाँ तक ही रोल इनका सीमित था। इंडस्ट्री की तरफ तो ये गए भी नहीं है। ये अगर डेवलपमेंट देखेंगे भी तो इन एरिया में, क्यों, क्योंकि इनसे इनको बेनिफिट है, इस वजह से देखेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए जो है ये डेवलपमेंट का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये भी मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, क्विक रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप लोगों को क्या समझाना है, सबसे पहले ये आए भारत में, आके क्या करा बताओ जल्दी से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे इन लोगों के क्या थे, टू फोल्ड मोटिव,
अब ये टू फोल्ड मोटिव जो है वो हम समझ चुके हैं, इसको अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है वो क्या है प्रॉब्लम, हमने क्या देखा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के एडवर्स इफेक्ट होते हुए देखें। एडवर्स इफेक्ट क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिला, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और दूसरा हम क्या बन के रह गए, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। वीडियो अच्छे से देखो, सब कुछ यहीं पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आगे आएगी ही नहीं, ठीक है। और नोट्स मेरी पढ़ लो। एडवर्स इफेक्ट के बाद हमें थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी कैसी हो रही है, कम, तो लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये कोई समझाने का पॉइंट है क्या, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी भी कम होगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। देन उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, किसकी कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब जिस मशीनरी के ऊपर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे ब्रिटेन के ऊपर, वहीं से प्रोडक्ट बन करके आएगा, तो ये तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। और नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है वो कम, कहाँ तक, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से कर लिया। यहाँ पर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या देखने को मिले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करना है, और उतना करके चले गए ना बच्चे मेरे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आप लोगों को अभी लगे अरे बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ मैं, उस वीडियोस को देखो, साथ ही साथ उस टॉपिक को ख़त्म करो, और जब पेपर आएगा ना तब याद करोगे कि हाँ मैम ने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन तो आया है। चलो ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अच्छा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो थी ही थी, बट उसके अलावा जो है वो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी ऑपरेट कर रही थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ऐसी कौन कौन सी थी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे कंट्री इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉटन मिल की, ठीक है, कॉटन मिल्स डोमिनेट कौन कर रहा था, डोमिनेटेड बाय इंडियंस। अब ये कॉटन मिल जो है वो थी कहाँ पर, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। ये कुछ इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर थी, ठीक है। देन जूट मिल की बात करें तो जूट मिल्स जो है वो डोमिनेट कौन कर रहा था, डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, ठीक है। और मेनली जो है ये कहाँ पर थी, बंगाल। इसके अलावा टिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए, एकमात्र इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, कहाँ पर, जमशेदपुर बिहार, ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये हमने यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अच्छे से समझ लिया है, और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, इतना तो करो, है ना। टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट कर दूँगी। चलो अब फटाफट जो है वो हम फॉरेन ट्रेड के बारे में भी समझ लेते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। तो अब मेरे बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि जब भी फॉरेन ट्रेड वर्ड आएगा तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की। और अब तक तो मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो पता चल ही गया होगा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है प्राइमरी गुड्स को और इंपोर्ट कर रही है फिनिश गुड्स को। तो ऐसे कौन कौन से प्राइमरी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका रॉ सिल्क, कॉटन एंड जूट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। देन उसके अलावा इंडिगो,
शुगर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो है इसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ही तो भेजेगा इंडिया। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट क्या हो रहे थे, कौन कौन से फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करा जा रहा था, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं। तो अगर मुझे लाइट मशीनरी भी चाहिए तो उसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी प्राइमरी गुड्स को और इंपोर्ट कर रही थी फिनिश गुड्स को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स को देखो भाई, ये ना कहीं से भी कुछ भी मुझे ये नहीं दे रहा है जहाँ पर मैं इनके लिए कुछ भी अच्छा बोल सकूँ, है ना। तो यहाँ पर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने क्या करा, मोनोपोली कंट्रोल के ये बताएगा कि हमें ट्रेड किसके साथ करना है। तो इनके हिसाब से ये कह रहा है कि मोर देन 50% ट्रेड जो है वो करेंगे हम किसके साथ, इनकी कंट्री ब्रिटेन के साथ, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि रिमेनिंग जो ट्रेड है वो रिमेनिंग ट्रेड आप करोगे किसके साथ, चाइना, सिलोन एंड पर्शिया के साथ। अब यहाँ पर भी अब आप लोग बोलो मुझे कि मैं इनके लिए ऐसे क्या अच्छे अच्छे शब्द बोलूँ जिसकी वजह से मैं ऐसा कहूँ कि हाँ नहीं मेरे तो बहुत इंप्रेस हो गई है, तो ब्रिटिशर से क्या कमाल का काम करा है इंडिया आकर के, मेरे ही देश में आकर के मेरे ही देश के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी कंट्री ब्रिटेन को प्रॉस्पर कर रहे हैं और मुझे ही बता रहे हैं कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है, किसके साथ करना है, कितना करना है। बताओ इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चे हमारे पास सिर्फ इनको अच्छी अच्छी बातें बोलने के अलावा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड के अंदर। ये जहाँ बोलेंगे वहीं ट्रेड होगा, जहाँ ये नहीं बोलेंगे वहाँ पर ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि हमको करना पड़ा, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, हम क्या करें, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर तो आप लोगों को और ज़्यादा इनके लिए अच्छा बोलने का मन करेगा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर से आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है कि अगर बात करते हैं इंडिया के वेल्थ की, तो इंडियन वेल्थ को ड्रेन कैसे करा इन ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को कि जब हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या आता है, अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है। और इंडिया तो जो है वो एक्सपोर्ट सरप्लस में थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज आया होगा। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज है जो कि हर कंट्री के लिए इतना वैल्यूएबल है, इतना प्रीशियस है, क्या इस फॉरेन एक्सचेंज से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ? नहीं ना। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर इस फॉरेन एक्सचेंज का कुछ भी बेनिफिट डेवलपमेंट इंडिया का नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये गया कहाँ, ठीक है। इसका बेनिफिट जो है वो किसने उठाया बताओ, यही इन्हीं लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अब इनका बेनिफिट अगर ब्रिटिशर्स को हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इसको कहाँ यूज़ करा? सबसे पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यूज़ करा, ठीक है। एक मिनट, पेन भी बोल रही है कि मैं नहीं लिखूंगी इनके बारे में। चलो, दूसरा जो है वो क्या करा, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करा। तीसरा, ठीक है, तीसरा वॉर टाइम एक्सपेंस अगर हो रहे हैं तो वॉर टाइम एक्सपेंस को मीट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करा। अब बताओ इनको ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ बोली जाए जिससे हमारी जो है वो आत्मा को शांति मिले, है ना। तो अब
आप अपना बोलो, मैं अपना बोलूँगी, है ना आप मुझे सुन पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, ना मैं सुन पाऊँगी आप क्या बोल रहे हो, लेकिन हम भावना समझ पाएंगे यहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ जो हुई है, तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है एंड एज एन इंडियन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो कितनी चीज़ों को झेल करके आज हमें अगर इंडिपेंडेंस हासिल है तो कितनी चीज़ों को हम जो है वो बर्दाश्त करके हुए आए हैं। तो ये फ्रीडम जो है वो ऐसे ही नहीं मिली है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन वेल्थ को ट्रेन करा, तो इंडियन वेल्थ में क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट सरप्लस थी, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, उससे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। किसको बेनिफिट हुआ, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इसको कहाँ यूटिलाइज करा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करा, अपनी आर्मी को मेंटेन करा, अपने वॉर टाइम के एक्सपेंसेस को मीट करा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारे जो है वो मात्र यही 3 पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझाने हैं, और जिसके अंदर मैं कहूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाऊँ फॉरेन ट्रेड के अंदर, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी तक, चलो जल्दी से बता दो मुझे, ठीक है। क्या बना हमें, सबसे पहले तो एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर हमारा कौन सा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और इम्पोर्टर कौन सा, फिनिश गुड्स, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये लोग, हमारे ही देश में आके हमें ही समझा रहे हैं कि हमें जो है वो ट्रेड किसके साथ करना है और कितना करना है, तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। और तीसरा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ बच्चे ऐसे करके जाना है आप लोगों को कि बस इसके ऊपर क्वेश्चन आपका है ही है, आना ही आना है, ठीक है। नोट्स के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, अच्छे से उसको कर लो। अब एक चीज़ और, सुएज कैनल जो है वो ओपन हुई थी कब, 1869 में, ठीक है। अब ये जो सुएज कैनल है ना, इससे तो इनको और बेनिफिट हो गया ट्रेड करने में, इससे इनको और बेनिफिट हो गया, बिकॉज सुएज कैनल जो है वो डायरेक्ट सी रूट निकल करके आया, ठीक है, इंडिया टू ब्रिटेन। तो एक ये सुएज कैनल के बारे में आप बस इतना याद रख लो कि कौन से ईयर में आया, इससे क्या बेनिफिट हुआ, डायरेक्ट सी रूट मिल गया हमें इंडिया से ब्रिटेन तक का, तो ब्रिटेन की तो और हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। इनको तो ये लग रहा है कि वाह अब तो मज़ा आ गया, क्योंकि अब तो जो है वो ट्रेड करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम फॉरेन ट्रेड के बारे में सारा जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया है उसको आप समझ लो, नोट्स को पढ़ लो, ताकि आज की वीडियो के अंदर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर दोनों जो है वो क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आने दो, आप लोगों को जो है वो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे क्या देना है, लाइक, क्या करना है, सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। इतना ज़रूर करना मेरे लिए। थैंक यू सो मच।